डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूआर कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसका व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप का होता है क्या कहलाता है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या दो चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस रूप का जो समीकरण होता है क्या कहलाता है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। और बात हो रही है रैखिक समीकरण युग्म की। युग्म मतलब हो जाता है जोड़ा, मतलब कि एक और ऐसा समीकरण मिल जाए तो क्या कहलाएगा? दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो व a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। जब ऐसे व्यापक रूप रहेंगे a1x b1y c1 इज इक्वल टू जीरो प्लस a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, इस प्रकार का रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाता है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। इसमें रैखिक बोला गया। रैखिक मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो। इन सब में घात एक है इसलिए रैखिक कहा जा रहा है। और रैखिक समीकरण युग्म और दो चरों वाला, दो चरों वाला मतलब यहाँ पे x और y क्या है? दो चर हैं। और a b a2 और जो क्या b2 हो गया और c2 हो गया, इनमें a1 b1 और c1 ये क्या है? अचर संख्या इनमें रहेंगी, गिनती के कुछ अंक रहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं और रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाता है। ऐसा रैखिक समीकरण जिसका व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो क्या कहलाता है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। और ऐसा समीकरण जिसका व्यापक रूप a1x b1y c1 इज इक्वल टू जीरो व a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो के रूप का हो क्या कहलाता है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसके एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 में चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 में जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? अब बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व कितनी थी वो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे? चूंकि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, अभी आफ्ताब की वर्तमान आयु यक्स है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? मतलब 7 वर्ष पहले कितनी रही होगी? तो यक्स में से घटा देंगे 7। जैसे कि अपनी आयु, जैसे मेरी आयु 19 साल है, तो अगर मैं पूछूं कि अगर 7 साल पहले मैं कितने साल का था, तो 19 में से 7 घटा दूंगा। तो ऐसे ही अभी इसकी वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है, तो x में से घटा देगा। ठीक है, 7 वर्ष, तो क्या कर देंगे? x माइनस 7 वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु इसकी है y वर्ष, तो लिख लेंगे वह उसके पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व। उसके पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब बोला है अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब की 3 वर्ष बाद, अभी वर्तमान आयु यक्स है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस 3। तो लिख लेंगे चूंकि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस 3 वर्ष वह उसके पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 वर्ष। अब कर लेते हैं हम लोग प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है? तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार बोल रहा है प्रश्न, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है
7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कितना था, x माइनस 7 वर्ष का था, और उसकी पुत्री कितनी थी, y माइनस 7 वर्ष की थी। बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, ठीक ना। ये समीकरण बन जाएगा। अब कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y 7 सते 49 हो जाएगा। अब x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 49, और ये आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो x माइनस का 7y इधर हो जाएगा माइनस का 42। समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। अब दोबारा बोला जा रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी थी, x प्लस 3 वर्ष, और उसके पुत्री की आयु कितनी थी, y प्लस 3 वर्ष, ठीक है। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और इधर हो जाएगा 3y प्लस 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x माइनस का 3y 9 माइनस 3, ये इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब बचेगा x माइनस का 3y इक्वल टू 6। इस इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमको किस रूप में दर्शाना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे। ये हमारे समीकरण 1 था, और क्या था, समीकरण 2 था। अब हम इसको आगे हल करेंगे। किसी भी एक समीकरण को पहले ले लेते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 को लेके चलते हैं। समीकरण 1 से x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42, यही है। हम यहाँ पे किसी एक चीज का मान निकाल लेते हैं। जैसे हम x का निकाल लिए, और इधर माइनस का 42 और प्लस का 7y हो गया। अब हमको y बराबर कुछ मान लेने हैं अपने से, जो कि ताकि हमको क्या मिल सके, x का मान मिल सके। तो यहाँ पे मानेंगे y इज इक्वल टू 6 लेने पर कुछ भी ले सकते हैं मान, 0 1 2 3 माइनस के 1 2 3 कुछ भी संख्या ले सकते हैं, अपने हिसाब से लेने हैं। ताकि हम ग्राफ जब दर्शाएं इसका ग्राफ जब दर्शाएं तो ऐसी भी संख्या नहीं लेनी है कि 1000 ले लें, तो फिर ग्राफ में दर्शाने में हमको दिक्कत होगी। क्योंकि ग्राफ में दर्शाने के लिए फिर मानक इकाई हमको जगह माननी पड़ेगी, 100 200 ऐसे माननी पड़ेगी। तो अपने हिसाब से सुटेबल संख्या ले लेनी है, ताकि हमको ग्राफ में भी दर्शाने में आसानी पड़े। तो जैसे मैं 6 ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 42 प्लस का 7 गुणे 6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 42, 7 6 42 ही होगा, तो प्लस का 42, x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एक बार x बराबर 7 लेने पर, x बराबर 7 ले लेते हैं। तो क्या हो जाता है, सॉरी x बराबर नहीं, y बराबर 7 लेंगे। y बराबर 7 लेने पर तो क्या है हमारा समीकरण, हमारा समीकरण है x इक्वल टू माइनस का 42 प्लस का 7 गुणे 7 हो जाएगा। y की जगह पे क्या रख देंगे, हम 7 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 42 प्लस 49। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49 में से 42 जब घट जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। ये मिल गया हमको। अब इसके लिए हमें क्या बना लेंगे, कोष्टक बना लेंगे। इनमें हम संख्या को लिख लेंगे कि हम लोग क्या लिए हैं। कम से कम मिनिमम 2 बार लेने हैं संख्या, बाकी आप अधिकतम कितनी भी बार ले सकते हैं। तो x बराबर और y, x बराबर हम लोग कितना लिए, x बराबर कितना लिए थे, 0 लिए थे। तो y इक्वल टू कितना आया था, 6 आया था। और यहाँ पे y बराबर 7 लिए थे, तो x बराबर कितना आया था, 7 आया था। ये इस समीकरण के लिए हो गया। अब समीकरण 2 को लेके चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस का 3y इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस का 3y। अब हम लोग ले लेते हैं y बराबर एक बार ले लेते हैं 0 लेने पर, y बराबर 0 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो गया। और एक बार y बराबर ले लेते हैं 2 लेने पर, माइनस का 2 लेने पर। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस 3 गुणे माइनस का 2 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 6 और 3 दूना 6 माइनस का 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ गया। अब इसके लिए भी एक
बना लेते हैं। तो क्या है, y इज इक्वल टू कितना लिए थे, शून्य, x और y इज इक्वल टू कितना लिए थे, 0 लिए थे, तो x बराबर कितना आया था, 6 आया था। y बराबर माइनस का 2 लिए थे, तो x इज इक्वल टू कितना आया था, 0 आया था। ये इतने मान हो गए। अब हमको ग्राफ में दर्शाना है, तो उसको इतना नोट कर लीजिए, फिर ग्राफ में दर्शा के दिखाते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हम लोग दर्शाते हैं। x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो यहीं पे है, और y इज इक्वल टू प्लस का 6, y पे 6 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 6। ये वाला बिंदु क्या हो गया, 0 और 6 को दर्शा रहा है। x बराबर 7 ये हो गया, और y बराबर 7 ये हो गया। हम लोग इसको ऐसे ऐसे करके मिलाएंगे। तो ये वाली बिंदु हमको क्या बता रही है, एक्स पे 7 और वाई पे 7 को हमको बता रही है। ठीक है, अब जो मिल रहे हैं ये ऐसे मिलाते हुए, इस रेखा पे मिलाते हुए हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे और समीकरण को दर्शा देंगे कि ये समीकरण का हमारा हल है। इसको 7 और 7 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 और 7। ठीक है, और दूसरा वाला जब जब दर्शाते हैं तो क्या हो जाएगा, दर्शाते हैं x इक्वल टू 6, ये है हमारा, y इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा 6 और 0, ये वाली बिंदु हो गई। और क्या है, x बराबर 0, y बराबर माइनस का 2, ये हो गया 0 और माइनस का 2। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए हम लोग ऐसे काट लेंगे। ठीक है, स्केल से आप मिलाएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये हो गया इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। ठीक है, ग्राफीय विधि से इसको हम लोग इसको दर्शा दिए हैं। ठीक है, अब हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें बोला जा रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 6 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि क्या है, बल्ले की कीमत x रुपए मान लेते हैं और गेंद की कीमत y रुपए मान लेते हैं। ठीक है, माना बल्ले की कीमत x रुपए व गेंद की कीमत y रुपए है। बोला क्या जा रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोई कोच हैं, उन्होंने क्या किया है, 3 बल्ले मतलब बैट, 3 बैट और 6 गेंदें, 6 बॉल कितने रुपए में, 3900 रुपए में उन्होंने खरीदी हैं। ठीक, और क्या है, उसी प्रकार की एक बल्ला मतलब एक बैट और 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी हैं। तो हमको एक बल्ले की कीमत और एक क्या है गेंद की कीमत कितनी है वो ज्ञात करना है। पहले बीजगणित रूप में व्यक्त करेंगे, फिर उसके बाद ग्राफी रूप में व्यक्त करके दिखाएंगे। तो हम लोग मान लिए हैं कि माना बल्ले की कीमत x रुपए है और गेंद की कीमत कितनी है, y रुपए है। तो प्रश्नानुसार आ जाते हैं। प्रश्नानुसार कितने बल्ले खरीदे गए थे, 3 बल्ले, तो उनकी कीमत कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, और 6 गेंदें खरीदी जा रही थी, तो 6 गेंदें, तो उनकी कीमत कितनी पूरी हो जाएगी, 6y हो जाएगी। पूरे कितने रुपए उन्होंने दिए हैं, 3900 रुपए दिए हैं उन्होंने। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 हो गया। और क्या बोला जा रहा है दूसरी बार में, कि एक बल्ला खरीदा गया है, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, x भर होगी, क्योंकि ये यहाँ पे लगाएंगे कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो x, और कितनी गेंदें खरीदी गई हैं, 3 गेंदें, तो 3y इज इक्वल टू कितने पैसे दिए उन्होंने, पूरे 1300 कुल रुपए दिए हैं दोनों को मिला के। ये समीकरण हो गया 2। अब हम यहाँ से समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस का 6y बराबर 3900। इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3 बाहर निकल जाएगा, तो x प्लस का 2y बराबर 3900, x प्लस का 2y 3900 बटे 3 हो जाएगा। तो x प्लस का 2y इज इक्वल टू 1300।
हो जाएगा। अब हम इसमें 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस का x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 1300 माइनस का x बटे 2। अब हम x का मान अपने हिसाब से लेते चलेंगे। हम x बराबर एक बार ले लेते हैं 300 लेने पर, 300 ले लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 300 बटे 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 में 300 घट जाएगा तो 1000 बच जाएगा, 1000 बटे 2 कितना बचेगा, 500। y बराबर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। एक मान आ गया। और एक और मान ले लेते हैं इस साइड, x इज इक्वल टू 500 लेने पर, 500 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना होगा, 1300 माइनस 500 बटे 2। 500 घट जाएगा 1300 में तो कितना बचेगा यहाँ पे, 800 बचेगा। 800 बटे 2 तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 400। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर लेंगे, एक सूची बना लेंगे। x और y, यहाँ पे x बराबर कितना लिए थे, 300 लिए थे, तो y इज इक्वल टू कितना आया था, 500 आया था। यहाँ पे x इज इक्वल टू 500 लिए थे तो y बराबर कितना आया था, 400 आया था। ये हो गया समीकरण 1 के लिए, और कुछ इसी तरह से समीकरण 2 के लिए भी करना है। अब हम लोग समीकरण 2 को लेके हल कर लेंगे। ठीक है, ये जो है फर्स्ट समीकरण के लिए, इसको नोट करके रखिएगा। तो समीकरण अब 2 लेके चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस का x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 माइनस का x बटे 3 हो जाएगा। अब हमको x बराबर कुछ मान लेके चलना है, तो हम लोग ले लेते हैं x बराबर 400 लेने पर, x बराबर 400 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस का 400 कितना हो जाएगा, 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1300 में से 400 घटेगा तो 900 बचेगा, 900 बटे 3, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 3 तिकाई 9 मतलब 300। ये हो गया। अब हम एक बार x बराबर कितना ले लेते हैं, x बराबर ले लेते हैं 100 लेने पर, 100 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1300 माइनस का 100 बटे 3, तो y बराबर हो जाएगा 1200 बटे 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 मतलब कि 400। 400 आ गया। इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं। सारणी जब बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम x बराबर कितना लिए थे, 400 लिए थे, तो y बराबर कितना आया था, 300। x बराबर कितना लिए हैं, 100 लिए हैं, y बराबर कितना आया है, 400 आया है। इतना आ गया मान। अब हम लोग इसको ग्राफ पे दर्शा देंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ये हमारा ग्राफ हो गया, इस पे हम लोग दर्शाएंगे। ये पहला समीकरण का था, ये दूसरा समीकरण का। पहले समीकरण को दर्शाएंगे, x इज इक्वल टू 300 और y पे 500। जब इसको ऐसे मिलाएंगे, स्केल से मिलाइएगा आप लोग, और ग्राफ पे बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। बोर्ड पे थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ये हो गया 300 और 500। दूसरा क्या है, x पे 500 और y पे 400।
ये हो गया 500 और यहाँ पे लिख देते हैं 500 और 400। अब ये दोनों बिंदुएं हैं, इनको मिलाते हुए आपस में ऐसे काटते हुए, अब सीधे मिलाइएगा, ऐसे मिलाते हुए क्या कर देनी है, एक रेखा खींच देनी है और जो पहला समीकरण था इस पे दर्शा देना है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं x बराबर 400, x बराबर 400 ये है, y पे 300 ये है, ये हो गया कितना है 400 और 300, 400 और 300 है, x पे 100 ये है, y पे 400, ये हो गया 100 और 400 का। अब ये जो कितना था, x पे था 400 और y पे था 300, तो कौन सी ए वाली बिंदु है और ए वाली बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते, ये वाली बिंदु है, हाँ, इसको और इसको ऐसे मिलाते हुए क्या कर देंगे, खींच देंगे, इससे टच होना चाहिए। ये हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। जब आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ऐसे ही दर्शा देंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 3.1 का तीसरा है। इसमें बोला गया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था और 1 महीना बाद 2 केजी अंगूर और कितना 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। तो बीजगणितीय रूप को इसको दर्शाना है और ज्यामितीय रूप में दर्शाना है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना था, किसी समय में 160 रुपया था, उसके 1 महीना बाद ही जैसे गए लेने तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर खरीदा गया तो 300 रुपया हो जाता है मूल्य उसका। तो हमको बीजगणित रूप में इसका समीकरण बनाना है और ग्राफिक विधि से दर्शाना भी है। तो पहले मान लेते हैं हम लोग कि सेब का कीमत मान लेते हैं x रुपया और अंगूर का कीमत कितना मान लेते हैं, y रुपया मान लेते हैं। तो माना सेब की कीमत x रुपए है व अंगूर की कीमत y रुपए है। ठीक है, तो कितना लिया गया था, 2 किलो सेब लिया गया था। प्रश्नानुसार आ जाते हैं, सेब लिया गया था 2 किलो, तो कितना हो जाएगा इसका रुपया पूरा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस अंगूर कितना लिया गया था, 1 किलो लिया गया था, तो इसका रुपया कितना हो जाएगा, y रुपया पूरा, और पूरा मिला के रुपया कितना दिया गया, इन दोनों को जोड़ के 160 रुपए पूरा दिया गया है। ये हो गया समीकरण 1 हो गया। और क्या हुआ, दूसरे में बोला गया 4 किलो सेब लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा रुपया 4x हो जाएगा, और 2 किलो अंगूर लिया गया है तो इसका पूरा रुपया कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और पूरा मिला के कितना रुपया दिया गया है, 300 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया इसका बीजगणितीय निरूपण। आप जो इसका ज्यामितीय निरूपण है ग्राफिक विधि से, वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, और फिर समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x प्लस का y इक्वल टू 160, y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस का 2x। तो एक बार x बराबर ले लेते हैं 50 लेने पर, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 50, तो y इक्वल टू आ जाएगा 100 हो जाएगा, 160 माइनस का 100, तो y इक्वल टू आ जाएगा 60। एक बार ले लेते हैं x इक्वल टू 60 लेने पर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 माइनस का 2 गुणे 60, कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू 160 में से 60 दूना 120 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हमको, y इक्वल टू मिल जाएगा 40। ये दो मिल गए हमको। अब बना लेंगे एक सारणी x और y। यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 50 लिए हैं, तो y इक्वल टू कितना मिला है, 60 मिला है। हम फिर कितना लिए हैं, x इक्वल टू 60 लिए हैं, तो y इक्वल टू मिला है 40। ये हो गया समीकरण 1 के लिए। अब हम समीकरण 2 ले लेते हैं।
समीकरण 2 से 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 300। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 300। 2x प्लस का y इज इक्वल टू हो जाएगा 300 के बटे में 2 चला जाएगा तो 150 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब हम y इज इक्वल टू 150 माइनस का 2x कर लेंगे। अब हम x बराबर मान लेते हैं। x बराबर कितना मान लेते हैं, वही जितना माने थे शुरू में 50 ही मान लेते हैं। 50 लेने पे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 गुणे 50, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 में से 150 में से 100 घट जाएगा, कितना बचेगा 50 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। एक ठो मिल गया। इज इक्वल टू 60 ले लेते हैं। 60 लेने पर 60 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 150 माइनस का 2 गुणे 60, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 माइनस का 120, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 30। ये हो गया। इसके लिए भी एक सारणी बना लेते हैं। हम लोग x इज इक्वल टू 50 लिए थे तो y इज इक्वल टू 50 मिला था। x इज इक्वल टू 60 लिए थे तो y इज इक्वल टू 30 मिला था। ये दोनों सारणी मिल गई। अब हम इसको ग्राफ पे दर्शा देंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए तब तक। अब ये हमारा ग्राफ हो गया। अब दर्शाते हैं। पहला समीकरण जो था x पे 50 a है और y पे 60 a है, तो इसके लिए बिंदु कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ये बिंदु किसको दर्शा रही है, 50 और 60 को दर्शा रही है। और x पे 60 a है और y पे 40 a है। ये वाली बिंदु हो जाएगी। ये बिंदु कितना दर्शा रही है, 40 और 60 को, 60 और 40 को दर्शा रही है। 60 और 40 को दर्शा रही है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये पहला समीकरण दर्शा दिया गया है। पहला समीकरण इस पे लिख लेंगे, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 160। ये पहला समीकरण। x पे 50 और y पे 50। ये वाली बिंदु हो जाएगी कुछ इस तरह से, 50 और 50 x पे और y पे दोनों 50 दर्शा रहा है। x पे 60 और y पे 30। x पे 60 a है और y पे 30 a है, तो ये हो जाएगी इतना, कुछ इस तरह से। ये कितना दर्शाया जा रहा है, 60 और 30 को दर्शाया जा रहा है। अब इन दोनों को भी मिलाते हुए ऐसे क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे। आप स्केल से खींचेंगे अच्छे से आएगा। तो ये हो गया ज्यामितीय निरूपण भी इसका हो गया, और ये जो बीजगणितीय निरूपण ये तो हो ही गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।